नमस्कार बच्चों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना? बढ़िया। ठीक है। और जो नवरात्रा है, आज शायद प्रथम नवरात्रा है, तो प्रथम नवरात्रा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियाँ आए और आप अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और सभी पढ़ाई लिखाई करो, सुरक्षित रहे, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, आपके परिवार का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और आप अपने जीवन में प्रगति करो। ठीक है। इसी शुभ संकल्प के साथ में आज हम हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे मूल अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं और मूल अधिकारों के बाद में अब बचता है नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इनकी हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, और उसके बाद में किताब से पढ़ेंगे। किताब जिस प्रकार से हम क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन वो वीडियो आपको नेक्स्ट अलग से मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें नहीं पढ़ाएंगे किताब। इसमें थोड़ा सा मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मूल कर्तव्य के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इनको निर्देशक पढ़ना है, निर्देशक नहीं पढ़ना है। ठीक है। निर्देशक नहीं लिखा हुआ है संविधान के अंदर, निर्देशक लिखा हुआ है, तो हमको निर्देशक ही पढ़ना है। किताब में अगर निर्देशक लिखा हुआ है तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करें और सही पढ़ने का प्रयास करें। निर्देशक, ठीक है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक, ये कॉन्सेप्ट हमने हमारे संविधान में कहाँ से अपनाया है? आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। मतलब हमारे संविधान में जो हमने नीति निर्देशक तत्व अपनाए हैं, इसकी प्रेरणा हमको आयरलैंड के संविधान से मिली है। बात करें हम तो हमारे संविधान में इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद होंगे 36 से 51। 36 से 51 में इन नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। हमारे संविधान के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अब ये इनका कार्य है क्या? क्या काम करते हैं नीति निर्देशक तत्व? काम क्या करते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व राज्यों को नीतियां बनाने के लिए एक राह दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। राज्य जब कभी भी नीति बनाएगा तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएगा। इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य नीतियां बनाने का काम करता है। तो क्या है? राज्य को नीतियां बनाने में राह प्रदान करते हैं। ये ध्यान में रखना है। ठीक है। राज्य को नीतियां बनाने में राह प्रदान करते हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व, और इनके बारे में बात करें तो ये अवाद योग्य है। क्या है? अवाद योग्य। अवाद योग्य का मतलब होता है इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये ध्यान में रखना है। इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब जिस प्रकार से हम मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में चले जाते हैं, अगर यदि किसी हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा यदि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम न्यायालय में जाते हैं और हमारे उस मूल अधिकार को हम प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार लेकिन यहाँ पर हम राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। राज्य को हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते कि राज्य इस नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। ये राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इसको लागू करे या नहीं करे। जितने राज्य के पास में आर्थिक संसाधन होंगे, जितना उसकी क्षमता होगी, उसी के अनुरूप राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। जैसे हम देखते हैं कि गाँवों में मनरेगा का कार्य चलता है, महात्मा गांधी नरेगा योजना, तो गाँवों में चलता है, लेकिन शहरों में वो नहीं चलता है। राजस्थान में शहरों में नहीं चलता है, गाँव में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि राजस्थान इतना मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से कि वो शहरों में भी इस योजना को चला सके।
लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पर ये कार्य शहरों में भी चलता है। ऐसा कार्य शहरों में होता है, 100 दिन गारंटी शहर के लोगों को प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोगों को 100 दिन की गारंटी प्राप्त नहीं है, शहर वालों को, गांव वालों को है। तो राज्य के पास में जितने आर्थिक संसाधन होंगे, जितनी उसकी क्षमता होगी, उसी के अनुरूप राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करता है, नहीं तो नहीं करता। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हम राज्य को बाध्य नहीं कर सकते और ये अवादयोग्य होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम बोर्ड के ऊपर आज इतना ही समझेंगे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कि हमने कहाँ से लिया है और कहाँ से कॉन्सेप्ट अपनाया है और इनका अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं अपन, इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट था एक मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इनका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद हमारा इसमें हो जाएगा 51A। ठीक है, भाग 4 क या इसको हम भाग 4A भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनको जोड़ा कब गया, कैसे जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। ये संशोधन लागू कब हुआ था? थोड़ा सा आपको एडवांस जानकारी देना चाहूँ मैं यहाँ पर। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 कब किया गया? 1976 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था ये ध्यान में रखें हम, 3 जनवरी 1977 को। 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो हम पढ़ते हैं सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अब ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे, मतलब ये मूल कर्तव्य संविधान के मूल रूप से शामिल नहीं किया गया। संविधान में इनको मूल रूप से शामिल नहीं किया गया था, इनको बाद में जोड़ा गया। तो इनको बाद में क्यों जोड़ा गया, पहले क्यों नहीं जोड़ा गया? तो पहले हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके मन में ऐसा विचार रहा होगा कि हमारे नागरिकों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनका कर्तव्य क्या है, वो जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय पर इन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना नहीं समझा उचित और उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन बनी कि सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि मूल कर्तव्य भी नागरिकों को पता होना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य है। वैसे हमको बताने की आवश्यकता नहीं हमारे कर्तव्य क्या है, हमको खुद को पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम अभी विद्यार्थी है तो हमको पता होना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य पढ़ाई करना, हम विद्यार्थी है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य पढ़ाई करना। उसके बाद में देश के प्रति, समाज के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य बनता है उसको भी हम पूरा करें। तो ये बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि आप देखते हो कि अभी लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करते, जबकि हमारा कर्तव्य है कि हम कोई हिंसा नहीं करें, हम स्त्रियों का सम्मान करें। लेकिन हम उस चीज़ को भूल गए। तो हमारे फिर संविधान जो चलाने वाले थे, सरकार, शासन व्यवस्था, हमारी सरकार ने उस समय पर फिर ये 42 संविधान संशोधन 1976 करके संविधान में मूल कर्तव्य शामिल कर दिया गया और 51A के अंतर्गत हमारे मूल कर्तव्य शामिल कर दिए गए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11, ये ध्यान में रखना है। और ये सरदार सरवण सिंह समिति जो थी, इसने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? तो वो संख्या थी 8। ध्यान में रखना है, सरदार सरवण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया था? 8। उसके बाद में 2 और मूल कर्तव्य अलग से जोड़ दिए गए। कितने हो गए? 10। उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य किसका है?
11वां मूल कर्तव्य माता पिता के रूप में माता पिता का बनता है। 11वां कर्तव्य क्या करते, और 11वां जोड़ा किसे गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये उनका कर्तव्य है, ये उनका कर्तव्य है कि वो अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए, उनको पढ़ाए लिखाए। उसके बाद में बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो अगर पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे तो भी वो अपनी ओर से पढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत में तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको राह दिखानी पड़ेगी और हमको समझाना पड़ेगा। तो ये मूल कर्तव्य 11वां पेरेंट्स के रूप में माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे हमने एक बात यहाँ पर छोड़ दिया, मैं अनुच्छेद 21, यहाँ पर मूल कर्तव्य माता पिता का बताया गया है, बच्चों को शिक्षा दे। लेकिन अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21A ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्राथमिक शिक्षा मिले, हर बच्चे का अधिकार है। वो मांग कर सकता है अपने पेरेंट्स से, वो मांग कर सकता है सरकार से। यदि पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं तो सरकार से मांग कर सकता है कि मेरे को मेरी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए, तो राज्य उसकी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा। तो ये मूल अधिकार बच्चों का शामिल किया गया है अनुच्छेद 21A में, ये ध्यान में आपको रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में किताब को पढ़ेंगे। किताब को हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ेंगे। थोड़ी सी जो समस्या थी मेरे सामने टेक्नोलॉजी वाली, वो उसका समाधान हो गया है। अब अगले जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, इसमें किताब हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि किताब में अब बोर्ड पर समझाने का अभी इसमें नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में कुछ है नहीं, ताकि उनको बोर्ड पर समझाया जा सके। इसलिए मैं बोर्ड पर उनका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा। किताब में पढ़ेंगे, किताब में जो चीज़ समझानी होगी उसी को समझाने का हम करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहना और अच्छे से रहना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।